हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं राजेंद्र सांखला। इस सेशन में हम फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित एक कहानी है जिसका नाम है पहलवान की ढोलक। उस कहानी का पार्ट 2 पढ़ेंगे हम लोग। उम्मीद करता हूँ पार्ट 1 और इनका जीवन परिचय और कहानी का सारांश आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि ये सब समझ में आ जाता है तो आप लोगों को इनके जितने अभ्यास प्रश्न हैं वो आप सभी के दिमाग में बहुत अच्छे से रटे जाएंगे फिर तो, और 100% आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही होता है कि आपको लोगों को 100% याद होना चाहिए। तो इस सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, इस सेशन में हम इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग पहलवान की ढोलक का पार्ट 2 अर्थात भाग 2 देखने वाले हैं। तो पहलवान की ढोलक पार्ट 2 पढ़ने से पहले मैं तुम्हें पार्ट 1 के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। उससे पहले आप लोग तो कुछ देखिए कि इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पहलवान की ढोलक से संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और यह सब जो पहलवान की ढोलक, वो पहलवान जो लुटन सिंह पहलवान है जिसकी आवाज़ चढ़दा गिरदा चढ़दा के जो ढोलक बजाते हैं वो ढोलक है, यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों को। हमें पता भी चलना चाहिए कि इसमें ढोलक से संबंधित है क्या, वास्तविक ढोल है या ढोल नहीं है, तो ढोलक है। इससे पहले हमने पढ़ा फणीश्वर नाथ रेणु जी का जीवन परिचय और पहलवान की ढोलक जो कहानी है उसका सारांश के रूप में हम लोगों ने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ यह है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और यह सब हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है, हमारे पाठ्य पुस्तक का नाम है बच्चों आरोह भाग 2। क्या नाम है? आरोह भाग 2। तो कक्षा 12 की पुस्तक है आरोह भाग 2, अध्याय संख्या 14 अर्थात और जिनके लेखक क्या हैं? फणीश्वर नाथ रेणु जी। ठीक है, तो पार्ट 2 पढ़ेंगे। अब पार्ट 2 पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए पहलवान की ढोलक के लेखक कौन है, तो कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। कौन है अभी? फणीश्वर नाथ रेणु जी। अब पार्ट 2 पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ पार्ट 1 के बारे में कि जब यह कहानी शुरुआत होती है, जाड़ा का दिन होता है, अमावस्या की रात होती है और बहुत ही काली रात होती है और उस समय मलेरिया और हैजा रोग भी फैला हुआ था। और उसी समय सियारों का क्रंदन होता था और पेचक की डरावनी आवाज़ आती थी। अब भूख के कारण और उस बीमारी के कारण कुछ लोग हे राम, कुछ बच्चे कहराते रहते थे, कुछ केक की आवाज़ यानी वोमिटिंग की आवाज़ आती थी। और बीच बीच में बस जब संध्या काल से लेकर प्रातः काल तक कंटिन्यू ढोलक बजाता कौन है? लुटन सिंह पहलवान बजाता है। तो वही जो पहलवान की ढोलक है उसके कुछ बोल हैं, चढ़दा गिरदा, आजा भिड़ जा, चटाक चढ़दा, ऐसे कुछ बोल हैं जो गाँव के लोगों को नया जीवन जीने की एक जिजीविषा अर्थात एक संजीवनी शक्ति या संजीवनी बूटी दिया करते थे। अब क्या होता है कि 9 वर्ष की उम्र में पहलवान की माता पिता का निधन हो जाता है, तो उसका लालन पालन करती कौन है? उसकी सास विधवा सास करती है। अब विधवा सास करती है तो गांव के लोग विधवा सास को बहुत ज़्यादा चिढ़ाते भी थे, तकलीफ भी देते। तो लुटन सिंह पहलवान बचपन से ही गायें चराता था और धरोसन या थनखड़ा दूध पीता और कसरत करता, वो इसलिए कि जो भी लोग उसकी सास विधवा सास को तकलीफ देते थे उनसे वह बदला लेना चाहता था। तो किशोर अवस्था में वह कसरत भी करता रहता, तो किशोर अवस्था आते आते उसकी दोनों भुजाओं में 45 डिग्री की कोण बनता। तो अब उससे लोग डरने लगे थे और जब वह जवानी में कदम रखा तो गांव में सबसे अच्छा पहलवान वही माना जाता था। तो क्या होता है, एक दिन वह श्यामनगर के मेले में कुश्ती के दंगल में देखने चला जाता है। तो वहाँ पर कुश्ती को देख करके, ढोल की आवाज़ सुन करके उसकी नसों में बिजली कंपन होती है। और एक पहलवान होता है जिसका नाम होता है चांद सिंह, जिसके गुरु का नाम होता है बादल सिंह। तो वो कुछ ही दिनों में पहली बार पंजाब से वहाँ आए थे। पंजाब और पठानी पहलवान को उन्होंने 3 दिन में ही चित्त करके शेर के बच्चे की टाइटल उपाधि प्राप्त कर लेती। तो बीच बीच में उस पुकार को सत्य प्रमाणित करने के लिए शेर की तरह दहाड़ता भी था। तो उसने लुटन सिंह पहलवान बिना सोचे समझे शेर के बच्चे को चुनौती दे डालता है। अब चुनौती दे देता है तो अब वहाँ के लोग जो रह रहे थे वो कहते थे कि ये तो मारा जाएगा, पागल है। अब राजा श्यामानंद जो शिकार करने का शौकीन था वह भी देख रहा होता है दंगल। तो वह बीच में ही कुश्ती को, जैसे ही कुश्ती शुरू होने से पहले कुछ बातें बता देता हूँ। वह पहले तो किंचित रूप से लुटन पहलवान सिंह की तरफ देखता है चांद सिंह, फिर बाज की तरफ उस पर टूट पड़ता है। और पहलवान भी लुटन सिंह कम नहीं था, वह भी कुछ अपने दाव दिखाने शुरू कर देता है। उसी समय राजा साहब कुश्ती को बंद करके लुटन सिंह पहलवान को बुलाता है और उसको 10 रुपये देकर कहता है कि हाँ ठीक है, अब तू मेला देकर जा,
तुम में ताकत है, ठीक है ठीक है। अब लेकिन वह कहता है लुटन सिंह मुझे लड़ने दिया जाए वरना मैं माथा पटक पटक कर यहीं पर अपनी जान दे दूंगा। अब मैनेजर साहब सिपाहियों ने भी उस पर धमकाया, कहा कि तुम्हारे देह में, तुम्हारे शरीर में गोश्त नहीं है, यानी मांस नहीं है, और तुम चांद सिंह यानी शेर के बच्चे से लड़ोगे। तो बीच में से ही लुटन सिंह पहलवान के ही तरफ से एक आवाज़ आती है, क्यों ने लुटन सिंह पहलवान को इससे लड़ा दिया जाए। और ऐसे बात होती है तो फिर वह व्यर्थ में मुस्कुराता है चांद सिंह, क्योंकि उसे पता चल जाता है। अब करते हैं हम शुरुआत नेक्स्ट। पहली पकड़ में ही चांद सिंह पहली पकड़ में अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया। यानी प्रतिद्वंदी कौन था? लुटन सिंह पहलवान। और अंदाजा किसे लगा? चांद सिंह पहलवान को, जिसको शेर के बच्चे की टाइटल उपाधि मिली हुई थी। ठीक है। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी कि लड़ने दो। अब जब बीच में से एक आवाज आई क्यों न लुटन सिंह को इससे लड़ा दिया जाए, तो बीच में अब कुछ लोग और उकसाने लग गए कि हाँ क्यों न लड़ा दिया जाए। तो राजा विवश होकर के लड़ने की आज्ञा दे देता है, अनुमति दे देता है। बाजे बजने लगे और बाजे फिर से बजने लग गए। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। कोलाहल ने शोर शराबा बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है। यानी कि मेले के दुकानदार अपनी दुकान बंद करके दौड़ने लगे। क्यों? कि चांद सिंह यानी शेर के बच्चे के साथ में कुश्ती हो रही है। भी उसे किसने दिया होगा चुनौती, सब देखने के लिए उत्सुक थे। कोलाहल हो चुका था। अब वो दुकान बंद करके दौड़ने लगे। कहाँ? दंगल की तरफ। चढ़दा गिड़दा भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा। और एक ढोल था वो चुप था, अब वह बोलने लगा। किस आवाज में? चढ़दा गिड़दा, आजा भिड़ जा, चटाक चढ़दा, इस प्रकार की आवाज करने लगे। इस प्रकार के बोल लुटन सिंह के कानों में आने लगे। ढाक डिना यानी कि तिरकट तीना, यानी ढाक डिना यानी मैं तिरकट तिरकट यानी कि घूम करके आजा, अर्थात वाह पट्ठे। लुटन को चांद ने कसकर दबा लिया था। अब देखो एक बार वापस ये आवाज आती है ढोल की, चढ़दा गिड़दा। अब भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा। ढाक डिना मतलब अर्थात क्या होता है? वाह पट्ठे। लुटन सिंह को चांद सिंह ने कसकर दबा लिया। लुटन को चांद ने, शेर के बच्चे ने लुटन सिंह को कस करके दबा लिया। अरे गया। दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू। अब दर्शक कहने लगे लुटन सिंह को कि ये तो गया, ये तो मर गया। ये हलवा नहीं है, ये कौन है? चांद सिंह, ये शेर का बच्चा है। बच्चू किसके लिए आया? लुटन सिंह पहलवान के लिए। फिर आवाज आती है चट गिड़दा। फिर इसका अर्थ होता है मत डरना। एक बात और ध्यान रखना, इनका अर्थ भी ध्यान रखना। जैसे ढाक देना का अर्थ क्या होता है? वाह पट्ठे। फिर इसका जो अर्थ होता है चट गिड़दा मतलब क्या होता है? कि मत डरना। इसकी ढोलक की आवाज के बोल कौन समझ रहा है? लुटन सिंह। ढाक देना वाह पट्ठे। और चट गिड़दा मतलब मत डरना। लुटन की गर्दन पर केहूनी डालकर चांद चित्त करने की कोशिश कर रहा था। अब लुटन की गर्दन पर केहूनी डाल करके चांद सिंह उसे चित्त करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफना दे बहादुर, बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। और जो काम होता ही है कप्तान साहब का, मतलब गुरु का जो होता है वो काम कर रहा था बादल सिंह। क्या कह रहा था? कि वहीं दफना दे बहादुर इसको, वहीं इसको चित कर दे। बादल सिंह अपने शिष्य चांद सिंह को ऐसा कहकर उत्साहित कर रहा था। लुटन की आंखें बाहर निकल रही थी। लुटन की जब वो गर्दन को दबा रखा था तो कोहनी लगाकर उसे चित कर रहा था, तो उसकी आंखें बाहर निकल रही थी। उसकी छाती फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था, और राजमत था वह बहुमत किसके पक्ष में था? चांद। यानी कहने का मतलब जो भी वहां दर्शक थे सारा बहुमत किसके पास था? चांद सिंह के पास। थोड़ा मनोबल तो गिरता ही है, लेकिन फिर भी लुटन सिंह इसमें हिम्मत नहीं हारता है। और हिम्मत आपको नहीं हारनी है, पढ़ते रहना, जहां तक पढ़ते रहना जब तक एक ऊंचे पोस्ट की अच्छी से नौकरी प्राप्त न कर लो आप।
सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे और चांद सिंह को सभी शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी। तो लुट्टन के पक्ष में सिर्फ कौन था? ढोल की आवाज़, चढ़दा गिरदा वो वाला, ठीक है, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दाव पेंच की परीक्षा ले रहा था। और उसी ढोल की आवाज़ पर वह जिसकी ताल पर अपनी शक्ति और दाव पेंच की क्या ले रहा था? परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। किसकी आवाज़ पर? ढोल की आवाज़। अचानक ढोल की एक पतली आवाज़ सुनाई दी, और अचानक एक ढोल की क्या सुनाई दी? पतली आवाज़ सुनाई दी। क्या? धाक दीना तिरकट दीना, धाक दीना तिरकट दीना। मतलब क्या होता है? लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा कि ढोल कह रहा था कि दाव काटो और बाहर हो जाओ, दाव काटो और बाहर हो जाओ। यानी कि यह जो पतली महीन आवाज उसे सुनाई दी, क्या? कि धाक दीना तिरकट दीना, धीना धीना तिरकट दीना, यानी कि दाव काटो और बाहर हो जाओ, दाव काटो और बाहर हो जाओ। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा कि ढोल कह रहा है कि दाव काटो बाहर हो जा, दाव काटो बाहर हो जा। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दाव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद सिंह की गर्दन पकड़ ली, और तुरंत दाव काट करके चांद सिंह की तुरंत गर्दन पकड़ लेता है। कौन? लुट्टन सिंह। वारे मिट्टी के शेर, अच्छा। अब आवाज आती है क्या? वारे मिट्टी के शेर, अच्छा किया तूने तरकट अब घूम करके आया, और उसकी गर्दन एक आवाज वहां से आती है। बाहर निकल आया, इसलिए तो जनमत बदल रहा था, और बाहर जैसे निकल आया तो जनमत धीरे धीरे किसकी तरफ आ रहा था? लुट्टन। दर्शक की आवाज किसकी तरफ हो रही थी? लुट्टन सिंह की तरफ। मोटी और भोंडी आवाज वाला ढोल बज उठा, और मोटी और जिसकी भोंडी आवाज, भोंडी यानी कि अच्छी आवाज नहीं थी, वह ढोल बज उठा। क्या? उठा चटाक चटदा, यानी कि उठा चटाक चटदा, चटाक चटदा, यानी कि उठा पटक दे, उठा पटक दे। ध्यान रखना, उठा चटाक चटदा, उठा चटाक चटदा, यानी चटाक चटदा, चटाक चटदा, यानी मतलब क्या होता है? उठा और पटक दे, उठा और पटक दे, यानी कि उठा और उसे पटक दे, उठा और उसे पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दाव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा, और लुट्टन ने अपने चालाकी से ताव काट करके उसको जमीन पर दे मारा। किसको? चांद सिंह को। धीना धीना धिक दीना, अर्थात चित करो, धीना धीना धिक धीना, मतलब चित करो, काफी देर हो गई, अब चित कर दो इसको। ढोलक की आवाज आ रही थी। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया, चांद सिंह चारों काने चित हो गया, और लुट्टन सिंह ने अंतिम जोर लगा दिया और चांद सिंह को क्या कर दिया? चित कर दिया। धा गिड़ गिड़, वाह बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर, यानी अब आवाज आती ढोल की। क्या? कि धा गिड़ गिड़, मतलब क्या होता है? वाह बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। अब जनता स्थिर हो गई, कांस्टेंट हो गई, एक जगह हो गई। अब किसकी आवाज, किसकी जय जयकार करें? और अंत में जो जय जयकार किसकी होती है? भी जो जीतता है उसी की होती है, चाहे वो 10 साल से क्यों नहीं जीत रहा हो, लेकिन जय जयकार उसी की होती है। फिर फलत है अपनी अपनी इच्छा अनुसार, किसी ने माँ दुर्गा की, किसी ने महावीर की, कुछ ने राजा श्यामानंद की जय जयकार की। यानी कि अब क्या करें? अब जनता, दर्शक क्या हो गया? एकदम चुप हो गई। अब वो सोच रहे हैं किसकी जय जयकार करें, तो कोई अपनी इच्छा अनुसार, कोई माँ दुर्गा की जय जयकार करने लगा, कोई महावीर जी की, कोई राजा श्यामानंद की जय जयकार करने लग गया। अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा, और अंत में सम्मिलित रूप से जय का आकाश से गूंज उठा। विजयी लुट्टन कूदता फांदता, ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वाले की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। देखो, यानी कि जीतने के बाद लुट्टन सिंह पहलवान राजा के पास नहीं गया, उसने सीधा ढोलक वाले के पास गया, ढोलक को क्या किया? प्रणाम किया, क्योंकि ढोलक को अपना गुरु मानता था। ढोलक की आवाज से ही वह अपने कानों में जोश भरता रहा, और चांद सिंह को अंतिम समय में क्या कर दिया? चित्त कर दिया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया, और फिर दौड़ा और राजा साहब को अपने गोद में उठा लेता है। अब देखना थोड़ा सा, जो राजा साहब के मैनेजर वो देखना गोद में उठाते क्या कहते हैं, देखना आवाज। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए, और राजा साहब की जब उसने जीत गया लुट्टन सिंह, तो उसने राजा साहब गोदी में उठा लिया। गोदी में उठाते उसे कीमती कपड़े जो थे, अच्छे अच्छे कपड़े, तो वो क्या हो गए? मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हैं अरे रे, यानी कि हैं
अरे अरे मतलब एक आपत्ति स्वर में बोलते हैं क्या कर रहा है, दूरो दूरो। क्यों? क्योंकि वह जाति से, यानी कि कहते हैं ना आजकल कास्टवाद चल रहा है, तो उसमें भी कास्ट चल रही थी। क्योंकि जब लिखी गई कहानी 1921 में जन्म होता है 4 मार्च 1921 में, और 11 अप्रैल 1977 मृत्यु होती है इनकी, तो उनकी मध्य लिखी गई थी कहानियाँ। और उनका पहला उपन्यास जो आंचलिक उपन्यास 1954 में, तो लगभग हम कह सकते 50 के आसपास की कहानी के आसपास लिखी गई। तो उस समय तो कास्टवाद चलता ही था। तो उसने कहा, मैनेजर साहब ने, किसके, राजा साहब के मैनेजर ने कहा क्या, जब उसे गोद में उठा लेता उसकी मिट्टी, उसके राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में हो जाते, तो क्या कहता है मैनेजर साहब, हैं अरे अरे। किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली है। राजा साहब कुछ नहीं कह रहा था, राजा साहब को अच्छा लगा और उसने भी पहलवान सिंह को भाव में भर लिया और कहने लगा, जीते रहो बहादुर, तूने मिट्टी की लाज रख ली। लेकिन मैनेजर साहब नालायक क्या जानता है, वो तो कास्ट वास्ट में जानता है नालायक, यानी कास्ट में मत जाना, जातिवाद नहीं होना चाहिए। सब जाति, सब बच्चे, छात्र छात्राएं सभी समान होते हैं, आप लोगों को सभी को समान रहना है, कोई कास्ट पर नहीं जाएगा। मैं आज तक, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैंने कभी भी किसी से भी दोस्ती की है ना, कभी मैंने उसकी कास्ट नहीं पूछी है कि ये दोस्त किस कास्ट का है। मन मिल गया तो दोस्ती कर ली, बस। आपको भी यही करना है और ऐसे ही दौड़ते जाना है, आप लोगों को बड़े मुकाम पर पहुंचना है बच्चों। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पहुंच रही थी, और जो पंजाबी पहलवानों को जमावा आ रहा था वो चांद सिंह की आंखें पहुंच, रो रहा था बेचारा। शेर का टाइटल प्राप्त किया तो वो अब किसके पास आ गया, लुटन सिंह के पास। लुटन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। यानी कि जब लुटन सिंह आया दंगल देखने तो राजा साहब चांद सिंह को रखने ही वाले थे, ऐसे अनाउंस करने वाले थे। उतने समय में लुटन सिंह ने उसको, चांद सिंह को क्या दे दी, चुनौती दे दी। तो राजा साहब ने उसे पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए उसे रख लेता है। किसको? लुटन सिंह को। तब से लुटन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुटन सिंह कहकर पुकारने लगे। अब लुटन जो पहलवान था उसे सिंह की उपाधि दे दी, किसने? राजा साहब ने। अब देखना क्या होता है, राज पंडितों ने मुँह बिचकाया, हुजूर जाति का सिंह, यानी उसकी जाति कुछ छोटी जाति का होगा वो, तो राज पंडितों ने कुछ मुँह बिचकाया होगा, किसी तरह किया होगा, नालायकों ने बोला होगा। वो कह रहा है जाति से सिंह। अब राजा साहब देखना क्या कहते हैं, मैनेजर साहब क्षत्रिय, और मैनेजर साहब कौन था? क्षत्रिय था, तो मुंह बिचका लिया बेचारे ने। क्लीन शेव्ड चेहरे को संकुचित करते हुए, अब क्षत्रिय मैनेजर साहब का क्लीन शेव था, क्लीन दाढ़ी कर रखी थी, करते अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे, और ये नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार यह अन्याय है। जब राज पंडितों ने कहा कि जाति से तो छोटा है, आप इसे सिंह कह रहे हो, मैंने साहब क्षत्रिय थे, क्लीन शेव किए हुए चेहरे को संकुचित करते हुए, सिकोड़ते हुए, संकुचित सिकोड़ना, चेहरे को सिकोड़ते हुए अपनी शक्ति लगा नाक का बाल उखाड़ रहे थे, चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार यह तो अन्याय है, छोटी जाति का आप इसे सिंह कैसे कह सकते हैं। और राजा साहब क्या कहता है, राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है, उसने क्षत्रिय का काम किया है, इसलिए मैं इसे क्षत्रिय कहूंगा। उस दिन से लुटन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, और उसी दिन के बाद लुटन सिंह पहलवान कीर्ति जी जो प्रशंसा थी बहुत दूर तक फैल गई। अब जो कहता था ना पहलवान लुटन सिंह, मुझे होल इंडिया जानता है, यहां से उसे जानने लग गए लोग। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। यानी पौष्टिक भोजन मिलता, व्यायाम करता, और राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने, प्रेम की दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। 4 चांद कैसे लगे? अच्छा तो खाना मिलता, व्यायाम करता, और राजा साहब की प्रेम रूपी वाली दृष्टि, यानी प्रेम से देखता राजा साहब उसे आंखों से, तो उसकी प्रसिद्धि में क्या लगे? 4 चांद लग गए। बहुत खुश हो रहा था उस समय। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। यानी सभी जो नामी पहलवान थे उन सभी को उसने धीरे धीरे सबको परास्त करता गया, चित्त करता गया। काला खां एक और पहलवान है भाई, देखो काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि जो ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता। यानी कि यह
काला खां के बारे में था। जैसे वह लंगोट बांधकर अपने प्रतिद्वंदी लंगोट बांधकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूट पड़ता है तो प्रतिद्वंदी को क्या मार जाता? लकवा मार जाता। कौन किसके बारे में कहा जाता है? काला खां। और क्या कहता है ये लंगोट बांधकर? आली कहता। और प्रतिद्वंदी जैसे टूट पड़ता तो प्रतिद्वंदी को क्या मार जाता? लकवा मार जाता। लुट्टन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। अब लुट्टन सिंह पहलवान ने तो उसको भी क्या कर दिया? चित करते कहते दूर हो, अब तेरा भी यहाँ काबू नहीं चलना, तेरा भी यहाँ कुछ भी काम नहीं है। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव हो गया। यानी लोगों दर्शनीय जीव यानी उसको देखने के लिए आने लगे। जैसे किसी जीव को, शेर को पिंजरे में बंद कर लेते ना, ऐसे ही राजा साहब के दरबार का दर्शनीय जीव वह हो गया। लोग उसे देखने आते थे। चिड़िया खाने में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोर कर भाग दहाड़ता हाँ हूँ सुनने वाले कहते राजा साहब का बाग बोला। अब जो हाँ हूँ की आवाज आती तो लोग कहते देखो राजा साहब का क्या बोल रहा है? बाग बोल रहा है। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर लोग समझ लेते पहलवान बोला। अब ठाकुर बाड़े के सामने जो पहलवान होते वो गरजता तो महावीर वो बोलते महावीर, लोग समझ लेते कि पहलवान बोला। एक बार वापस देखो, चिड़ियाघर में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोर कर बाग दहाड़ता हाँ हूँ तो सुनने वाले कहते राजा का भाग बोला। अब ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता और ठाकुर बाड़े के सामने जब पहलवान गरजता महावीर तो लोग समझ लेते कि पहलवान बोल रहा है। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोंगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। और मेलों में जब वो आता घुटने तक का तो लंबा चोंगा पहन लेता और अस्त व्यस्त पगड़ी बांधनी नहीं आती थी बेचारे को, पगड़ी बांध करके मतवाले हाथी की तरह, ध्यान रखना किसकी तरह? मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता रहता। देखना बच्चों की तरह करेगा भी। दुकानदारों को चुहल करने की जूझती और दुकानदारों क्या करते? चुहल करने की सूझती, यानी कि उससे मजाक करने की सूझती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। अब लुट्टन सिंह पहलवान को बोलता और जब वो मजाक करने की सोचती तो क्या बोलते कि पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। अब लुट्टन सिंह पहलवान को क्या चाहिए? उसने बुला दिया, ठीक है। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता अरे तनी मनी काहे, ले आओ 1.5 शेर, और बैठ जाता। यानी कि अरे तनी मनी काहे, ले आ 1.5 शेर ले आ, और वह 2 शेर लाता। फिर 2 शेर रसगुल्ला को उदरस्त करके मुँह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूंस ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। यानी 2 किलो रसगुल्ले खा करके 8-10 पानों को ठूस करके अपनी ठुड्डी पान के रस को लाल करते अपनी चाल से मेले में घूमता रहता बच्चे की तरह। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती। कैसे? आंखों में तो रंगीन अभ्रक का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ वह वापस आ जाता। यानी कि देखो अभ्रक का तो चश्मा होता, हाथ में खिलौने खेलता हुआ आता और मुंह में पीली सीपाटी हुए जो सीटी होती है ना, सीपाटी जिसे पीतल की सीटी बजाता हुआ आता। बल और शरीर की वर्दी के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें। यानी कि उसमें ताकत होती लेकिन बुद्धि किसकी थी? बच्चों की तरह ही उसकी बुद्धि रह गई थी। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता। और दंगल में जैसे ही वह ढोल की आवाज़, क्योंकि ढोल को अपना क्या मानता था? गुरु मानता था, तो दंगल में जैसे ही ढोल की आवाज़ सुनता तो वह अपने भारी भरकम शरीर को प्रदर्शन करने लगता, माटी लपेट लेता। बिल्कुल देखना आएगा भी आगे। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा नहीं देते। यदि उससे कोई लड़ने के लिए आता भी तो राजा साहब आज्ञा नहीं देते कि कहीं मर ना जाए, क्योंकि जैसे ही चांद सिंह से लड़ने के लिए लुट्टन सिंह आया था तो राजा साहब ने मना किया था। जिद करने के बाद ही उसे आज्ञा दी थी, आदेश दिया गया था कि ठीक है तू लड़ ले। तो पहले तो उससे कोई नहीं आता, इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में यानी शरीर में मिट्टी मल
और उछाल कर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता। यानी कि लंगोट माता मिट्टी को शरीर पर लगा लेता पूरे शरीर में और अपने आप को सांड या भैंसा साबित करता रहता कि मुझसे कोई लड़े, मुझसे कोई आए। बात तो सही है कि कहा जाता है कि जो लोग कसरत करते हैं ना उनमें ताकत हो जाती है, तो वो लोग ऐसे नहीं रुकते, उनका एक जज्बा हो जाता है। जैसे हम लोगों में पढ़ाने का जज्बा है, हमारे अंग अंग में है कि जिस दिन पढ़ाए नहीं ना तो हमें ऐसा लगता है पता नहीं आज क्या कमी है शरीर में, क्या नहीं खाया, क्या नहीं किया। रोजाना पढ़ाना है तो पढ़ाना है तो पढ़ाना है, ऐसा हो जाता है। तो लोगों में एक ऐसी आदत सी हो जाती है, उसका स्वभाव हो जाता है ऐसा कि जब उससे कोई लड़ने नहीं आता तो देह में मिट्टी मल लेता, क्योंकि मिट्टी में तो लड़ाई कुश्ती करता तो, और खुद को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख रेख मुस्कुराते रहते और बूढ़े राजा साहब उसे देख देख करके मुस्कुराते रहते थे कि कैसे बच्चों की तरह कर रहा है ये। यूं ही 15 वर्ष बीत गए और राजा साहब के पास कितने वर्ष बीत गए, उसे 15 वर्ष बीत जाते हैं। पहलवान अजय रहा। पहलवान अजय मतलब किसी ने उसे हरा नहीं पाया, मतलब लुट्टन सिंह कभी चित नहीं हुआ। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था और दंगल में वह अपने दोनों पुत्रों को लेकर के, 2 पुत्र थे, इनकी स्त्री थी, इनकी पत्नी अर्धांगिनी थी, जो 2 पुत्रों को देकर के परलोक सिधार गई, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी और सास, विधवा सास पहले ही मर चुकी थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे और दोनों पुत्र भी कैसे थे, पिता की तरह गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। यानी कि लोगों से अनायास मुंह में निकल पड़ता कि ये दोनों बेटे हैं ना इसके बाप से भी बड़े होकर निकलेंगे, पहलवान, तगड़े पहलवान होकर निकलेंगे, क्योंकि उसी की तरह गठीले और तगड़े थे और कसरत वो करवाता ही था। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे और दोनों लड़के राजा दरबार के आने वाले समय भविष्य के पहलवान घोषित हो चुके थे। अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था और दोनों का भरण पोषण ही कहाँ से हो रहा था, दरबार, राजा के दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता और प्रतिदिन सुबह सुबह पहलवान स्वयं ढोलक बजाकर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान भी शिक्षा देता। समझे, ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। और दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान, संसार की ज्ञान भी देता और शिक्षा भी देता रहता। बोलता, समझे, ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना कि ढोलक की जैसी आवाज़ है उसको अपना गुरु बनाना मेरे तरह, और उसकी आवाज़ पर बिल्कुल अनदेखा मत करना, उस पर ध्यान देना। कब? जब दोपहर को खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद लेटते रहते, यानी मतलब थोड़ा आराम करते, उस समय की बात है। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे, ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ हूँ। अब पहलवान कहता है लुट्टन सिंह अपने पुत्रों को कि देखो, मेरा कोई गुरु नहीं है, केवल यह ढोलक ही मेरा गुरु है। तभी तो कहता है, हाँ, मेरा कोई पहलवान नहीं है, यही ढोल है। यानी कि हाँ, मेरा कोई गुरु पहलवान नहीं है, यानी कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं है, यही ढोल मेरा क्या है, गुरु है। समझे, ढोल की आवाज़ से, प्रताप से ही मैं क्या बना हूँ, पहलवान बना हूँ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना। समझे, ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता और बच्चों को, दोनों बच्चों को सिखाता कि दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, उसके बाद दंगल में उतरना। और ऐसी बहुत सारी सांसारिक बातें वह उसे, उन दोनों बच्चों को सिखाता रहता। कब? दोपहर के समय। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य यानी हमेशा दिया करता है। किस प्रकार से मालिक को खुश रखना है, किस प्रकार जैसे राजा खुश रखना है, वह रोजाना उन दोनों बच्चों को शिक्षा दिया करता। क्योंकि माँ तो मर चुकी थी, तो बाप ने ही उन्हें बचपन से पाला था, जन्म देते हुए तो मर गई थी, किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। और उन्होंने जितनी भी शिक्षा दी थी अपने दोनों पुत्रों को, उस पर एक दिन क्या हो गया, पानी फिर गया। क्यों? विलायत से नया राजा आ जाता है, वृद्ध श्यामानंद की मृत्यु हो जाती है। वृद्ध राजा स्वर्ग से दार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया और जैसे ही नए राजा, वृद्ध राजा की मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है, तो नए राजकुमार विलायत से आता ही राज्य को अपने हाथ में ले लेता है। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी।
राजकुमार के आते ही दूर हो गई। यानी कि राजा साहब के इसमें सभी में इसके आगे शिथिलता आ गई, आराम आ गया था, सभी आलस्य के हो गए थे, लेकिन नया राजकुमार आते ही वह क्या होगी, शिथिलता दूर हो जाती है। बहुत से परिवर्तन हुए, बहुत से परिवर्तन कर दिया उसे विलायत वाले राजा ने। उन्हीं परिवर्तनों की चपेट आघात में पड़ा पहलवान भी, और उन्हीं परिवर्तनों में कौन पड़ गया, लुटन सिंह पहलवान भी उसकी चपेट में आ गया। दंगल का स्थान घोड़ों की रेस ने ले लिया, और दंगल का स्थान जहां कुश्ती होती थी उसका स्थान किसने ले लिया, घोड़ों की रेस ने ले लिया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबुल कहता है, ध्यान रखना। यानी कि पहलवानों और दोनों भावी पहलवानों यानी कि एक तो लुटन सिंह पहलवान और उनके दोनों पुत्रों के दैनिक भोजन का व्यय सुनते ही नए राजकुमार ने क्या कहा, टेरिबुल कहा। ध्यान रखना भी, इस शब्द को पूछा जा सकता है आपसे, टेरिबुल, ठीक है। नए मैनेजर साहब ने कहा होरिबुल। अब उसने तो कहा राजा साहब ने टेरिबुल, और मैनेजर साहब ने कहा होरिबुल। पहलवान को साफ जवाब मिल गया कि राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं, उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। यानी कि नए राजकुमार ने पहलवान को पूछा भी नहीं, गिड़गिड़ाने की मौका भी नहीं दिया, उससे डायरेक्ट कह दिया कि अब तेरी आवश्यकता नहीं है, तू यहाँ से जा, तेरे को खाना पीना अब कुछ भी नहीं मिलेगा। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। और उसी दिन अपने ढोलक को कंधे पर लटका करके दोनों पुत्रों के साथ अपने गाँव लौट आया। गाँव के एक छोर पर गाँव वालों ने एक झोंपड़ी बांध दी, और गांव के एक छोर पर गांव वालों ने उसके लिए एक झोंपड़ी बांध दी, वही घास फूस यानी बांस और फूस की। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। और वहीं पर गांव में ही जब वह झोंपड़ी बांध दी तो वहीं पर गांव के नौजवानों को और चरवाहों को क्या सिखाता, कुश्ती सिखाने लग गया। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था, और खाने का खर्च कहाँ से आने लग गया, गांव वालों ओर से बंधा हुआ था कि ठीक है तुम और बच्चों को कुश्ती सिखा, हम तुम्हें खाने के लिए देंगे। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दाव पेच वगैरह सिखाया करता, और सुबह और शाम दोनों समय वह स्वयं ढोलक बजाता और अपने शिष्यों को और दोनों पुत्रों को दाव पेच वगैरह सिखाता रहता, रोजाना सुबह और शाम। गाँव के किसान और खेतिहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखेंगे। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। यानी गांव के किसान खेतिहर जितने मजदूर थे, अब उन्हें कुश्ती सिखाया जा रहा, भला क्या खाकर वो कुश्ती सीखेंगे, पहलवान बनेंगे, जब कुछ खाने को ही उनके पास नहीं था। क्यों? क्योंकि गांव में मलेरिया जैसी बीमारी फैल गई थी। दूसरी बात, नया राजकुमार ने जगह ले ली थी, वरद राजा की जगह ले ली थी। अब उसने परिवर्तन कर दिया, तो पुरानी व्यवस्था की जगह पूरी नई व्यवस्था ला दी। अब लुटन सिंह पहलवान जैसे कलाकार के पास कुछ नहीं रहा, तो इनके पास क्या रहेगा, वो सारा लगान लेने लग गया था। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोल बजा बजा कर लड़ाता रहा और सिखाता रहा। अब जब गांव के किसानों और खेती और मजदूरों ने अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिया कि क्या खाकर वो पहलवान बनेंगे, तो अंत में दोनों पुत्रों को ही वह सिखाता रहता ढोल बजा बजा कर। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती रहती, और दोनों लड़के जो दिन भर मजदूरी कर कर कुछ लाते थे उसी में तीनों बाप बेटे यानी कि दो पुत्र एक बाप, तो उन्हीं में कुछ खा करके अपना जीवन बिता लेते थे। अकस्मात गांव पर वज्रपात हुआ। वज्रपात यानी बहुत सारी कठिनाई, बहुत सारे मतलब वज्रपात यानी कठोर कठिनाइयाँ आ जाना। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। पहले तो अनावृष्टि हुई, फिर क्या होगी, अन्न की कमी हो गई, वज्रपात यानी आंधी तूफान होता है ना, वज्रपात कठोर ज्वालामुखी हुआ, तो अनावृष्टि होगी, अन्न की कमी होगी, यानी अनावृष्टि यानी अन्न ही हुआ खेतों में, और जिससे अन्न की कमी होगी, और एक मलेरिया और हैजा और मिलकर गाँव को भूनने लगे। गाँव को रोजाना गाँव में 2 या 3 मौतें होने लग गई थी। गांव प्राय सूना हो चला, और गांव प्राय फिलहाल क्या होने लग गया, सूना हो गया था, हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। घर से घर खाली कैसे, कुछ तो लोग तो पलायन कर गए और कुछ लोग मृत्यु हो गई है जैसे पीड़ित होकर कुछ लोग मर चुके थे। रोज 2-3 लाशें उठने की, और रोज 2 या 3 लाशें गांव से उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार, हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर
कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती हैं। दिन में तो कुछ आवाज़ें आती रहती, शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग खांकते खूंकते कराते अपने अपने घरों में बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मियों को ढांढस देते रहते हैं। यानी कि अब लोगों की आदत नहीं होती है एक दूसरे गांव में कि भाई सभी अब दुखी हैं तो एक दूसरे को ढांढस बजाते हैं कि ठीक है कुछ समय ऐसा ये कठिनाई का ये निकल जाएगा धीरे धीरे, तो उन्हें ढांढस बताते। यानी सूर्योदय होते ही एक दूसरे के घर में निकलते, टाइम पास भी करते रहते हो। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो तो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था वह जो उसको तो देखो। अब क्या हुआ कि लुटन सिंह पहलवान कहता है क्या कि अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो गया तो चला गया, अब तुम्हारा नहीं था वह जो है उसको देखो। जो मर गया, जो मर गया अब उसको देखो जो तुम्हारे पास है फिलहाल, अब रो रोकर तुम क्या करोगी। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रहोगे, कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में इत्यादि। अब लोग एक दूसरे कहते हैं कि अब भैया घर में मुर्दा रखकर कब तक रहोगे, अब कफन के पैसे नहीं है, कफन लाना नहीं है आप लोगों को, कफन के पैसे नहीं तो कफन कहाँ से लाओ, कोई नहीं नदी में बहा आओ। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोंपड़े में घुस जाते तो यूं भी नहीं करते। और जब सूर्यास्त हो जाता तो पेचक की डरावनी आवाज़, सियारों का करंदन, मलेरिया हैजा फैला हुआ था, खाने के लिए कुछ था नहीं, तो लोगों की ये आवाज़ भी क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती। अब खाएंगे नहीं तो बोलेंगे किससे, आवाज़ आएगी क्या, कभी भी नहीं आएगी। पास में दम दौड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती। यानी कि जब पास में एक माँ का बेटा दम तोड़ता तो माँ अंतिम बार भी बेटा कहने की हिम्मत माताओं के पास नहीं थी, क्योंकि खाने को कुछ नहीं मिल रहा था तो उनके पास हिम्मत भी नहीं होती थी। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ललकार कर चुनौती देती रहती। अब रात में काली अमावस्या की रात थी और काली रातें होती, सिरारों का करंदन होता, पेचे की डरावनी आवाज आती, उससे केवल ललकार एक ही करती, ललकारती कौन, ढोलक की आवाज। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल में से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमरित औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति भरती रहती। यानी प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो उनको औषधि दे रहा हो वह ढोलक की आवाज़, लेकिन उन्हें संजीवनी शक्ति देती रहे, जिजीविषा, जीने की आशा भरती रहती। कौन, ढोलक की आवाज़। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता, और बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता। कैसे दंगल होता था राजा के समय, किस प्रकार से हम लोग हंसते खेलते रहते, वह लोगों की आंखों में नाचने लगता वह दंगल। स्पंदन शक्ति शून्य स्नावों में भी बिजली दौड़ जाती, और उस समय याद करके ऐसे कहता कि जिसकी में बुझाओं में ताकत में नहीं होती थी उसमें भी एक बिजली सी तो कूद ही जाती उन सपनों को लेकर के। अवश्य ही ढोलक की आवाज में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति ही, पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंखें मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, मृत्यु से वे डरते नहीं थे। जब ढोलक की आवाज आती तो लोगों में एक जीजीविषा जगने की आवाज आती और लोगों को चैन से नींद आ जाती, और यह कार्य कौन करता, लुटन पहलवान सिंह। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजा दो। यानी कि उठा चटदा गिरदा वा पट्टे डाक दिना उठा पटक दे वा वाला बोल बजा दो उस ढोल को। यानी क्रूर काल में चपेटा, यानी उस समय उस बीमारियों की चपेट में आ गए थे, अब खाने को कुछ नहीं था तो चपेट में तो आने थे। अब कौन सा था, वाह बाबा पटक दो वाला ताल बजाओ, कौन सा, चटाक चटदा आजा भिड़दा वाह पट्टे वाला। सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान, बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता, मारो बहादुर, और बीच बीच में उन बच्चों को उत्साहित करने के लिए क्या कहता रहता कि मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निष्पंद पड़े थे, और प्रातःकाल उसने देखा कि दोनों बच्चे जमीन पर निष्पंद यानी बिना श्वास से लिए पड़े थे, इस साथ मर गए थे। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे, दोनों पेट के बल यानी कभी चित्तो ही नहीं थे तो पेट के बल पड़े हुए थे।
एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली, एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी, भूख लग रही थी तो एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी भी खोद, दर्द हो रहा था बीमारी से तो एक ने तो मिट्टी भी खोद ली थी अपने दांतों से, उसे अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी, दोनों बहादुर गिर पड़े। और एक ने लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की, यानी कि लंबी सांस लेकर के हंसने की थोड़ी मुस्कुराने की चेष्टा की थी और वह भी उसकी जान निकल गई थी। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामल की दी हुई रेशमी जांघिया पहनी ली, और जब राजा पहलवान ने उसे एक रेशमी जांघिया दी थी तो उसने उस दिन पहन ली, उस दोनों बेटे की मृत्यु के दिन। सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, और उस दिन भी सारे शरीर में मिट्टी रगड़ करके मल करके और कसरत करता है। फिर दोनों पुत्रों कंधों पर लादकर नदी में बहाया। अब कफन के तो पैसे थे नहीं, दोनों पुत्रों कंधे पर लादा और नदी में बहाया, जांघिया पहन करके, मिट्टी लेप करके खुद के शरीर में। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, और लोगों ने सुना तो क्या हो गया, दंग रह गए। कितनों की हिम्मत टूट गई, बहुत सारे लोगों की हिम्मत टूट गई थी। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई दी, और उसी रात, जिस दिन में तो उनकी मृत्यु होगी, तो उसी रात जब उसी भांति जिस प्रकार रोजाना पहलवान ढोलक बजाता, उसी प्रकार ढोलक बजाने की आवाज़ लोगों ने सुनी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। लोगों की पहले तो हिम्मत टूट गई थी, अब जैसे उसी दिन रात को प्रतिदिन की भांति तरह आवाज ढोलक की सुनाई दी तो लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त माता पिताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। यानी कि संतृप्त माता पिता, यानी कि जो दुखी माता पिता थे, वो देखो कि दोनों बेटे की मौत हो गई, फिर भी देखो पहलवान की हिम्मत देखो, 1.5 हाथ का क्या है, कलेजा है भाई इसका। तो 4-5 दिनों बाद, उसके 4-5 दिनों बाद, बेटों की मृत्यु के 4-5 दिनों बाद, एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। एक रात लोगों को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई, जिसका मतलब लुटन सिंह पहलवान भी मर गया, पेट के बल लेटा हुआ। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी है। यानी कि कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल सुबह जाकर पहलवान को देखा तो उसकी लाश कैसी पड़ी थी, चित पड़ी थी। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा कि गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं, पेट के बल सुलाना। बेटे जब मरे थे तो पेट के बल थे, जब वो चित पड़ा था उसकी लाश, तो एक ने कहा रोते हुए, आंसू पूछते हुए कि गुरुजी ने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे चिता पर चित्त के बल मत लेटाना, पेट के बल लेटाना है, क्योंकि मैं संसार में कभी भी चित नहीं हुआ हूं। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ। और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। और फिर कहा कि मुझे पेट के बल लेटा करके चिता अग्नि देने से पहले, चिता लगाने से पहले, या चिता सुलगाने के समय, यानी जब चिता सुलग जाती है, लगा देते हैं, तो तब क्या बजा देना, ढोलक बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका, और वह शिष्य आगे कुछ बोल नहीं सका। तो यह कहानी आपकी अब यहाँ समाप्त होती है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि देखो अब यहाँ हमारे सामने बहुत सारे सवाल पहलवान छोड़ जाता है। क्या ऐसा कलाकार ऐसे मरना चाहिए? क्या 2 समय की उसे रोटी भी नहीं मिलनी चाहिए? क्या नालायक जो विलाय से राजा आया था, क्या उसको पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह बदल देना चाहिए? क्या वहाँ के लोगों को ध्यान नहीं रखना चाहिए? अब गाँव एजे मलेरिया जैसी चपेट में आ रहा तो राजा का कर्तव्य बनता है कि अपनी प्रजा को खुशी रखे। तो ऐसे बहुत सारे रुग्ण पर्सन हमारे सामने वो छोड़ जाता है, ऐसे लेखक कहता है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इस सेशन में बढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।